आप सभी को नमस्कार। जनता का वफादार मैं रवीश कुमार। कभी इस व्यक्ति को देखने के लिए लोग टीवी से चिपक जाते थे, मानो मंगल ग्रह से आया हुआ कोई अजूबा हो जिसे न कभी पहले देखा न कभी सुना। वैसे भी रवीश से पूर्व जमीन से जुड़े पत्रकार सिर्फ कथा कहानियों तक सिमटे हुए थे, सच्चाई का भाग तो कभी थे ही नहीं। परंतु ऐसा क्या हुआ कि कभी जो रवीश कुमार पत्रकारिता का ध्वज ऊंचा करने निकले थे, वही आज पत्रकारिता के नाम पर कलंक समान बन चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा उस व्यक्ति से जो एक समय देश की पत्रकारिता को एक नई दिशा देने निकले थे, लेकिन अंत में उसी पत्रकारिता को नष्ट करने पर तुल गए जिसे बदलने के लिए वे लंबे चौड़े दावे करते थे। युद्ध कला में रघुनाथ राव, राजनीति में जयप्रकाश नारायण और पत्रकारिता में रवीश कुमार पांडे में क्या समानता है? चकरा गए? समानता है, और वो ये कि ये सभी अपने क्षेत्र के विद्वान थे और अपने देश को बहुत कुछ दे सकते थे, परंतु ये सभी अपने मूल उद्देश्य से भटक गए और बन गए उसी राष्ट्र के शत्रु जिसे उसे बचाना था। ये जानबूझकर ऐसा नहीं बने, परंतु इनके विचार, इनका दृष्टिकोण इन्हें जाने अनजाने इसी ओर ले गया। ये भी ठीक है। अब जब आप किसी पत्रकारिता के विद्यार्थी से पूछते हो कि उनका आदर्श पत्रकार कौन है जिसकी तरह उन्हें बनना है, तो फटाक से उत्तर आता है रवीश कुमार। अब आप जितना चाहे हंस ले, परंतु यही सत्य है। पर रवीश कुमार आखिर इतना लोकप्रिय कैसे हुए? आखिर मोतिहारी के एक सरकारी विद्यालय से निकला लड़का भारतीय पत्रकारिता में इतना चर्चित नाम कैसे बना? 5 दिसंबर 1974 को मोतिहारी में जन्मे रवीश कुमार एक उच्च मध्यम परिवार से नाता रखते थे। लोयोला हाई स्कूल पटना से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे दिल्ली आ गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से स्नातक प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने आईआईएमसी से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया। ये 22 वर्ष के थे जब इन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन की और उनकी प्रतिभा अनदेखी नहीं गई और शीघ्र ही उन्हें रिपोर्टरों की मंडली में शामिल किया गया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें एक विशेष प्राइम टाइम शो भी दिया गया, रवीश की रिपोर्ट, जहां पर वे गांव कस्बों, चाय चौपाल पर लोगों से चर्चा करते और उनकी दिनचर्या पर उनसे बातचीत करते। क्या इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था? ऐसा भी नहीं था, परंतु अधिकतम पत्रकार अपनी रिपोर्ट या तो स्टूडियो के माध्यम से देते या फिर अगर ग्राउंड पर देते तो अंग्रेजी में देते, जिससे जनता को तनिक भी मतलब नहीं था। लोग देसी रिपोर्टिंग चाहते थे जिसमें अपनापन, मिट्टी की खुशबू होती, और एनडीटीवी ने रवीश कुमार के माध्यम से उन्हें वही प्रदान कराया। क्या बात है? बस फिर क्या था, रवीश रातों रात मीडिया में एक जाना माना नाम बन गए और उन्हें पुरस्कार पर पुरस्कार मिलने लगे। हिंदी पत्रकारिता के लिए उन्हें गणेश विद्यार्थी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला और पत्रकारिता के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। परंतु हर वस्तु का भी एक समय सीमा होती है और शीघ्र ही रवीश का समय भी बीतने लगा। जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो उन्हें आभास था कि उन्हें पत्रकारों से कोई विशेष सहानुभूति या समर्थन नहीं मिलेगा, परंतु उन्हें यह अंदेशा तो बिल्कुल भी नहीं था कि सत्ता परिवर्तन का दुख एक व्यक्ति को कुछ अधिक ही होगा। रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को तो मानो अपना निजी शत्रु ही बना लिया और जो भी व्यक्ति उसके समर्थन में एक शब्द भी बोल देता उसे तुरंत वह अंधभक्त या मोदी भक्त घोषित कर देता और उसका ऐसा चित्रण कर देता मानो उसने कोई जुर्म कर दिया हो। आज जिस गोदी मीडिया के नाम से वामपंथी दक्षिण पंथियों को चिढ़ाने का और अपमानित करने का भद्दा एवं असफल प्रयास करते हैं, वो भी इसी व्यक्ति की देन है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। परंतु ठहरिए, यह तो कुछ भी नहीं है। अपनी कुंठा में रवीश कुमार ने न केवल अपने नैतिक पतन को बढ़ावा दिया, अपितु कई लोगों के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया। जो रवीश कुमार कभी लोगों के साथ बैठकर चाय पर चौपाल को बढ़ावा दिया करते थे, वे एक आम नागरिक की गाड़ी के पीछे अपने गुंडे केवल इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उसने ट्रैफिक नियम तोड़ते समय रवीश कुमार की फोटो खींच ली थी। यह तो कुछ भी नहीं है।
जब पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की आग में जल रहा था तो इन महोदय की प्राथमिकता यह नहीं थी कि खबरों को किस तरह दिखाया जाए, अपितु यह थी कि कैसे कट्टरपंथी मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाए, जैसे शाहरुख पठान को हिंदू दिखाकर इस व्यक्ति ने किया। सच बोले तो इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। 2019 में इस व्यक्ति को पत्रकारिता के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, परंतु फिर शांति और समरसता लाने के लिए एक समय मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे आप स्वयं समझदार हैं। रही बात पत्रकारिता की, तो वह उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन रवीश बाबू ने नोटबंदी के विरोध में अपनी स्क्रीन अंधेरी कर ली थी। और जो व्यक्ति केवल जमीन से हटकर केवल स्टूडियो और फेसबुक पर बकैती झाड़ता फिरे, वो और कुछ भी हो जाए, पत्रकार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे भी रवीश कुमार आजकल किस तरह की पत्रकारिता करने लगे हैं, इससे कोई भी अपरिचित नहीं है। एक समय देश के जटिल मुद्दों पर चर्चा करने वाले ये व्यक्ति अब इस बात पर चिंतित है कि आलिया भट्ट की शादी में इन्हें क्यों नहीं बुलाया गया और दिल्ली में ब्राह्मणों की विशेष बस्ती क्यों है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह वास्तव में इनके फेसबुक अकाउंट की देन है, जहां ये नित्य कर्म से क्षमा करे अनर्गल प्रलाप करते हैं। रवीश कुमार को इस बात से समस्या है कि दिल्ली में फलाने बस्ती का नाम ब्राह्मण बस्ती क्यों है। अपनी व्यंग्यात्मक शैली में मियां रवीश कुमार पाणे ने फेसबुक पर पोस्ट किया, दक्षिणी दिल्ली की एक बस्ती, इस बस्ती का नाम कैसे पड़ा, यह कैसे बसी, इसका अध्ययन करना चाहिए। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। सच कहे तो एनडीटीवी और रवीश कुमार दोनों ही अपनी प्रासंगिकता बहुत पहले ही खो चुके हैं। एक समय पर केंद्र सरकार में मंत्री फिक्स करने वाला यह न्यूज चैनल आजकल अदद व्यूअरशिप के लिए भी तरस रहा है। ऐसे में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जैसा कि अनेक प्रकरणों में देखने को मिला है। लेकिन ऐसे प्रयासों से एनडीटीवी को अपनी खोई साख मिलने के बजाय उनकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है और अंत में इनका हाल यही होगा। तुमसे ना हो पाएगा।